बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है यहाँ पे थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, लास्ट क्लास में बेटा हमने एक टॉपिक किया था जिसका नाम था यहाँ पे मूवमेंट इन डिमांड। मूवमेंट इन डिमांड, और दूसरा था बेटा इसी का पार्ट शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है बेटा, अब जब हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक की तो पहले इसको मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, फिर आप सबसे पूछूंगा। ठीक है बेटा, ये जो टॉपिक है मैंने बताया था आपको कि 6 मार्क्स के लिए, जब तक ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट था या ये बुक जो थी 12th क्लास में थी, हर साल ये लगा लो लगभग 15 साल ये लगातार सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन में आया है। हर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है और इस बार भी आपको 101% एग्जाम में मिलेगा ये क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स इसकी वेटेज होती है, क्योंकि अब जब से एमसीक्यू हुए हैं तो हो सकता है कि इसकी वेटेज कितनी कर दी जाए, 4 मार्क्स। तो उसके अकॉर्डिंगली इसको क्या कर दिया जाएगा, छोटा भी कर दिया जाएगा। अब सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो क्या है सर, मूवमेंट और शिफ्ट। पहले हमें ये समझना है कि सर मूवमेंट के अंदर और शिफ्ट के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये अभी एक्सप्लेन करो आप हमें। ठीक है, बेसिक जल्दी से बताता हूँ मैं आपको। देखो बेटा, ये पेन है मेरे हाथ में, अब ये अपनी जगह पे क्या कर रहा है, खिसक रहा है, तो इसे क्या बोलूंगा मैं, मूव करना। यानी कि सर जब कोई चीज अपनी सेम प्लेस पे क्या करती है, इधर से उधर खिसकती है, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, मूवमेंट बोला जाता है। अब इस पेन को उठा के क्या किया बेटा मैंने, इस राइट हैंड पे रख लिया, तो मैंने इस जगह को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो इसे क्या बोला जाएगा सर, शिफ्ट करना बोला जाएगा। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट में इस मूवमेंट और शिफ्ट का डिफरेंस क्या होता है ये समझते हैं पहले थोड़ा सा। बेटा हमारे पास यहाँ पे प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड है। 10 रुपए प्राइस पे कोई कस्टमर 100 यूनिट खरीदता है, जब प्राइस कम हो जाते हैं तो वो उसकी 150 यूनिट खरीदता है, और जब सर प्राइस बढ़ जाते हैं तो वो उसकी 50 यूनिट खरीदता है। क्योंकि एज पर लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस कम होने पे डिमांड क्या होगी सर, बढ़ेगी, और प्राइस ज्यादा होने पे डिमांड क्या होगी सर। अब अगर मैं इसको डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करता हूं बच्चे, 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे आता है बेटा क्वांटिटी डिमांडेड 50, 100, 150, और यहाँ पे आएंगे बेटा प्राइस 5, 10, 15। अब बेटा 10 रुपए पे वो डिमांड कर रहा है कितनी, यहाँ पे 100 की। 5 रुपए पे वो डिमांड कर रहा है बेटा यहाँ पे 150 की, और 15 रुपए पे बेटा वो डिमांड करता है बच्चे यहाँ पे 50 की। इन तीनों एजिस को मैं अगर यहाँ से मिला देता हूं तो ये क्या क्रिएट करते हैं, हमारा एक सर डिमांड कर्व। इस सिंगल डिमांड कर्व पे पॉइंट्स क्या हो रहे हैं सर, अब मूव हो रहे हैं ए बी सी। देखो डिमांड कर्व तो बेटा एक ही है ना मेरा, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट क्या हो रहे हैं, उस डिमांड कर्व पे ही क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मूव हो रहे हैं। अब देखो इसकी डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, ध्यान से सुनना बच्चे, सब अभी याद करके जाना है आपको आज की क्लास में इसको। When there is a change in demand due to change in price, other factor remain constant, it is known as movement in demand। यानी कि सर जब मेरी डिमांड में चेंज आता है, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं सर अपनी जगह पे, कांस्टेंट, तो उस चीज को क्या बोला जाता है सर, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड, सॉरी मूवमेंट इन डिमांड बोला गया। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं, चेंज ड्यू टू प्राइस, पहला पॉइंट याद रखना है, और अदर फैक्टर कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे सर इसके अंदर, कांस्टेंट रहेंगे। तो इसे बोला जाता है क्या सर, यहाँ पे मूवमेंट इन डिमांड कहा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं बेटा यहाँ पे शिफ्ट इन डिमांड की, तो शिफ्ट इन डिमांड क्या है ये समझते हैं आप। बेटा हमारे पास प्राइस है 10, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। पहले क्वांटिटी थी 50, फिर क्वांटिटी हुई 100, फिर क्वांटिटी हो गई 150। अब देखो इसकी डायग्राम को समझो पहले, उसके बाद आऊंगा मैं इसके ऊपर। जीरो एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड, और यहां पे आ गया बेटा प्राइस। तो प्राइस तो सर मेरा कांस्टेंट है 10, क्वांटिटी 50, 100, 150। जब इसका डायग्राम बनाएंगे बच्चे हम, तो देखिए क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है मेरा, है ना। अब पहले क्वांटिटी कितनी हुई सर 50, फिर कितनी हुई सर 100, फिर कितनी हो गई सर 150। एक कर्व,
दूसरा कर्व, तीसरा कर्व। बेटा इसे नाम देंगे हम यहाँ पे D1, D2, D3। यानी यहाँ पे डिमांड कर्व कितने बने भैया हमारे? 3 बने। यानी कि डिमांड कर्व क्या हो रहा है सर? अपनी जगह से अब क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है, चेंज कर रहा है अपनी जगह को। इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? व्हेन देयर इज अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या हो जाएगा सर? प्राइस। तो देखो दोबारा बोल रहा हूं, अब जो चेंज आएगा बेटा, चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, और प्राइस क्या रहेंगे सर हमारे यहाँ पे? कांस्टेंट रहेंगे। प्राइस क्या रहेंगे सर हमारे यहाँ पे? तो उसे क्या बोला जाएगा सर? शिफ्ट इन डिमांड बोला जाएगा। ठीक है, तो व्हेन देयर इज अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इट इज नोन एज शिफ्ट इन डिमांड। इसे क्या बोला जाता है सर? शिफ्ट इन डिमांड बोला जाता है। ठीक है, अब इसी के बेटा दो पार्ट्स भी होते हैं हमारे। सबसे पहला पार्ट आता है बेटा हमारा यहाँ पे एक्सटेंशन। अभी आप सबसे सुनूंगा मैं ये बेटा, तो ध्यान से समझना इसको। एक्सटेंशन, ये मैंने कल जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था बेटा, एक्सटेंशन का मतलब होता है, आप सबके घर में पाया जाता है एक्सटेंशन, बिजली वाला एक्सटेंशन अगर पता हो। उस एक्सटेंशन का काम क्या है? खिंचाव, यानी कि बड़ी जगह के लिए बढ़ना। तो एक्सटेंशन का मतलब भी क्या होता है सर? विस्तार होना, बढ़ना। अब यहाँ पे देखो बेटा, किसके रिलेटिव में पढ़ रहे हो आप? ये मूवमेंट के रिलेशन में पढ़ रहे हो। ठीक है, अब मेरे को डिमांड को बढ़ाना है। डिमांड को क्या करना है सर? तो प्राइस को क्या करना होगा सर? कम करना होगा। तो आप खुद ही बता रहे हो, देखो मैंने कुछ नहीं बताया। अब आप इसका टेबल जब बनाओगे तो देखो कैसे बनेगा बेटा। जब प्राइस 10 थे तो आप उसकी डिमांड कितनी कर रहे थे? 100। जैसे ही प्राइस 5 हुए तो आपने उसकी डिमांड क्या कर दी? मान लो इसको ऊपर 50 ले लेते हैं हम। जैसे ही डिमांड प्राइस 5 हुए तो आपकी डिमांड कितनी हो गई सर यहाँ पे? 100। डिमांड कितनी हो गई सर हमारी? 100। अब इसका अगर मैं डायग्राम बनाता हूं बच्चे, यहाँ पे देखिए, 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। प्राइस है बेटा, पहले क्वांटिटी लिख लेते हैं, फिर प्राइस हो गया बेटा हमारे पास ए, 5 पे 100, 10 पे, देखो बेटा यहाँ पे ए से बी। अब इसकी डेफिनेशन दोबारा सुनना बेटा जो बोल रहा हूं मैं। When there is a increase in demand, और एरो पे भी ध्यान देना, when there is a increase in demand due to decrease in price, other factor remain constant, it is known as extension in demand। तो सर उसे क्या बोला जाता है? extension in demand। देखो जो अगर आपको ये अपने आप बनाने आ गए ना तो थ्योरी लिखनी बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। सिंपल मैं कुछ लिख नहीं रहा, जो यहाँ पे है वो आपको सुना रहा हूँ बेसिकली। कैसे? when there is a increase in demand due to decrease in price, other factor remain constant, it is known as extension in demand। तो सर इसे क्या बोला जाता है? extension in demand बोला जाता है। ठीक है, उसी का बेटा एक दूसरा पार्ट आता है यहाँ पे, उसे बोलते हैं हम क्या? इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं बच्चे यहाँ? इंक्रीज इन डिमांड। देखो बेटा यहाँ पे इंक्रीज किसकी वजह से होगा? प्राइस तो कांस्टेंट रहने हैं, अदर फैक्टर्स की वजह से होगा। तो अगर मैं इसका बनाता हूँ टेबल, तो बेटा प्राइस पहले भी 10 थे, अब भी 10 है। अब 50 से कितना हो गया? यहाँ पे 100 हो गया। 50 से कितना हो गया? अब पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर थ्योरी की बात करेंगे इसकी। 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। प्राइस सर 10 ही रहने वाला है, क्वांटिटी कितनी हो गई? 50 से। तो बेटा जब डायग्राम बनाऊंगा मैं इसका, देखिए बेटा इधर D1, D2, ये क्या हो गया सर यहाँ पे? इंक्रीज। अब देखो डेफिनेशन सुनो बेटा ध्यान से। When there is an increase in demand due to other factors, price remain constant, it is known as increase in demand। और एक बेसिक सा रूल बता रहा हूं कि इकोनॉमिक्स के अंदर अगर कोई भी चीज इंक्रीज होगी तो वो हमेशा कहाँ शिफ्ट होगी सर? राइटवर्ड शिफ्ट होगी। किधर की तरफ जाएगी वो? सीधे हाथ की तरफ बढ़ेगी हमेशा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इसके दो और पॉइंट्स के ऊपर, वो खुद बताएंगे आप, जिससे मैं पूछूंगा। बेटा इसके बाद यहाँ पे आता है एक्सटेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन आता है। एक्सटेंशन के बाद क्या आता है सर?
देखो एक्सटेंशन का मतलब क्या बताया था बेटा मैंने, बढ़ना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया सर, कम होना। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? तन्मय आप बताओ बेटा, डिमांड कब कम होगी? जब प्राइस क्या होंगे? जब प्राइस ज्यादा होंगे। तो बेटा जो ऊपर वाला टेबल बनाया है ना आपने, उसका बिल्कुल क्या बना दो आप नीचे, अपोजिट। मतलब सर 5 पे डिमांड कितनी थी, 100 की। जैसे ही प्राइस 10 हुए तो डिमांड कितनी हो गई सर, 50। तो हमें बहुत ज्यादा माइंड नहीं लगाना, जो ऊपर है उसका क्या बना दो आप, अपोजिट कर दो। अब इसका डायग्राम देखते हैं बच्चे। देखो डायग्राम इसका बिल्कुल क्या बनेगा, एकदम एग्जैक्टली सेम बनेगा, लेकिन इसमें जो चेंज आएगा वो देखेंगे अभी आप यहाँ पे। 5, 10, 50, 100, देखो बेटा अब जो पॉइंट है ना वो ए से कहाँ जाएगा, बी की तरफ। अब डेफिनेशन सुनना, यहाँ पे डिमांड क्या हो रही है सर, कम हो रही है। व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, यानी सर डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो सर इसे क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बोला जाता है। इसके बाद आते हैं, इसी का दूसरा फैक्टर आता है बच्चे हमारा यहाँ पे, क्या, डिक्रीज इन डिमांड। अब ये डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है सर, बेसिक सा है कि ऊपर वाले टेबल का अगेन क्या कर दो बच्चे आप, अपोजिट। यानी ये 10 और 10, अब उसे क्या कर दो, 100 से। इनके डायग्राम में पता है मेन क्या है, डायग्राम सेम ही बनेंगे। सारा गेम है इस एरो का। देखो ऊपर एरो अलग थे, यहाँ पे एरो, क्योंकि यहाँ डिमांड बढ़ रही थी, प्राइस कम हो रहा था। यहाँ पे डिमांड कम हो रही है, प्राइस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चे। अब जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा बेटा, यहाँ 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 10, 50, 100, अब देखो इस डायग्राम में क्या फर्क आएगा, D1, D2, और ये कहां पे शिफ्ट हो रहा है। देखो पहले D1 से कहां जा रहा था बेटा, ये D2 राइट वर्ड, क्योंकि ये बढ़ रहा था। अब ये कम हो रहा है तो D1 से कहां आ रहा है, D2 लेफ्ट वर्ड आएगा। ठीक है, तो डायग्राम सेम बना, लेकिन एरो और D1 D2 का क्या हो गया, साइन अलग चला जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या है सर, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इट इज नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, सबको क्लियर है अब ये बच्चे? अभी हमने एक टॉपिक क्लियर किया यहाँ पे, शिफ्ट इन डिमांड। तो सर शिफ्ट इन डिमांड क्या बताया, कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसे कौन कौन से अदर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिमांड या तो इंक्रीज होती है, या डिमांड क्या होती है सर हमारी, डिक्रीज होती है। ध्यान से यहाँ पे कंसंट्रेट होकर सुनेंगे बच्चे आप। देखो बेटा क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीज और राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। मैंने अभी आपको बताया था कि जब डिमांड कर्व इंक्रीज होता है तो कहां पे शिफ्ट होता है बेटा, वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। व्हाई डज डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, यह क्वेश्चन ये आता है कि डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होता है। तो देखो बेटा सबसे पहला है इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कस्टमर। सिंपल सा लॉजिक है, समझ रहे होगे आप। सर अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, सीधा सा लॉजिक है ना भाई। उसके बाद इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, सर अगर पॉपुलेशन भी बढ़ेगी तो भी डिमांड बढ़ेगी। ये सारे कौन से फैक्टर्स है सर, हमारे अदर फैक्टर्स हैं। उसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। मैंने आपको बताया था बेटा, अगर कोई कंपनी लगातार किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट को बढ़ाती चली जाएगी तो उसकी मार्केट में डिमांड भी क्या होती चली जाएगी सर, बढ़ती चली जाएगी। अब आगे वाले ध्यान से समझो, फेवरेबल चेंज इन हैबिट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इस पॉइंट को समझना बेटा आप। हैबिट, टेस्ट एंड फैशन तो आप समझते हो, सबको बताया हुआ है कि सर अगर कोई बंदा किसी चीज को लेके हैबिचुअल है तो उस चीज के प्राइस बढ़े या घटे उसकी डिमांड पे कोई फर्क, लेकिन सर फर्क कब पड़ता है, जब उसके हैबिट, टेस्ट और प्रेफरेंस में कौन सा चेंज आता है सर, फेवरेबल चेंज आता है। अब ये फेवरेबल चेंज कौन सा होता है बेटा, देखो जैसे ही गर्मियां आती हैं रूह अफ़ज़ा की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है सर, बढ़ जाती है। तो वो कौन सी कंडीशन है उसकी, फेवरेबल कंडीशन है। और जैसे ही सर्दियां आती हैं, जबकि रूह अफ़ज़ा के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन रूह अफ़ज़ा की डिमांड क्या हो जाती है सर्दियों के आते ही, कम हो जाती है, क्योंकि वो उसकी कौन सी कंडीशन होती है, अनफेवरेबल होती है। तो फेवरेबल का मतलब है, अगर मैं आज बात करता हूं तो वुलन क्लोथ या जैकेट की क्या डिमांड है, कुछ भी नहीं है ना,
क्योंकि सर उसकी कौन सी कंडीशन चल रही है, अनफेवरेबल। लेकिन सर्दियां आते ही क्या हो जाएगा सर, फेवरेबल कंडीशन आएगी, उनकी डिमांड क्या हो जाएगी हमारी, एकदम इंक्रीज हो जाएगी। तो जिस भी चीज की फेवरेबल कंडीशन चल रही होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है सर, ऑटोमेटिकली बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। फिर आता है बेटा फॉल इन द प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये उनके लिए है बेटा जिनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वगैरह अभी क्लियर नहीं है, तो वो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। देखिए बेटा इधर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बच्चे वो गुड्स होते हैं जो कि दोनों एक साथ मिलके एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं या हमारी नीड्स को पूरा करते हैं, जैसे पेट्रोल और पेट्रोल कार। क्योंकि बेटा अगर पेट्रोल कार में पेट्रोल नहीं है तो कार बेकार है। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स है, सुई धागा हो गया आपका, ठीक है, पेयर ऑफ शूज हो गया, जूते की जोड़ी। या अगर मैं बात करता हूँ, सीधी सी बात है, अभी आप पैनल यूज कर रहा हूं मैं, अगर लाइट नहीं है तो इस पैनल की कोई वैल्यू है ना। अगर मैं वो व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ और मेरे पास मार्कर नहीं है तो उस बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे पास मार्कर तो है लेकिन उस मार्कर में इंक नहीं है तो उस मार्कर की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सब क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इसके सारे, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो वो कह रहा है कि अगर किसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस कम होते हैं, मतलब सर अगर पेट्रोल के प्राइस कम होते हैं तो जो पेट्रोल कार है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी सर, बढ़ जाएगी। तो यानी अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस कम होंगे तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी सर, वहां पे बढ़ जाएगी। उसके बाद आता है सर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड्स। सर ये सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स बेटा उन गुड्स को कहा जाता है जो एक दूसरे की जगह पे क्या किए जा सकते हैं, इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, पेप्सी और कोक, टी और कॉफी, ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, एक तरीके से सब्स्टिट्यूट है, एक की जगह पे दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब होगा क्या बेटा कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब अगर सर चाय पत्ती महंगी हो जाए, चाय पत्ती, तो ऑटोमेटिकली डिमांड किसकी बढ़ जाएगी सर, यहाँ पे कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि चाय के कंपैरिजन में कॉफी क्या बढ़ रही है सर, अब हमें सस्ती बढ़ रही है। समझ आ गया? तो सर जब एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस कम होते हैं तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि कौन सा लिंक होता है, नेगेटिव। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कौन सा लिंक होता है सर, पॉजिटिव। यानी अगर एक के प्राइस बढ़ेंगे तो दूसरे की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है जी ये पॉइंट्स, पक्का? चलो अब इसी का बेटा अपोजिट क्वेश्चन ये आता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, या व्हाई डज डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, यानी कि डिमांड कब कम होती है। तो बेटा जितने पॉइंट्स हमने ऊपर करे हैं उसका अपोजिट कर दो, मतलब अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, तो फॉल इन द इनकम ऑफ द कस्टमर। अगर सर इनकम कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी सर, कम। डिक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, सर अगर पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। अनफेवरेबल चेंज इन द हैबिट, टेस्ट एंड फैशन, मैंने जो भी एग्जांपल दिया कि सर सर्दियां आते ही ऑटोमेटिकली जो रूह अफ़ज़ा की डिमांड है वो क्या हो जाएगी सर मार्केट के अंदर, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उसी को ले लेते हैं हम दोबारा से ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पेट्रोल एंड पेट्रोल कार, सर अगर पेट्रोल के प्राइस क्या हो जाएंगे सर, यहाँ पे बढ़ जाएंगे, तो पेट्रोल कार की डिमांड क्या हो जाएगी सर, क्योंकि लोग सीएनजी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ क्या करेंगे, फिर शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड। अभी एग्जांपल लिया था कौन सा बेटा, टी और, अगर सर टी के प्राइस कम हो जाते हैं, टी के प्राइस, तो बेटा चाय पत्ती सस्ती हो गई, अब महंगा क्या है, कॉफी, तो कॉफी की डिमांड क्या होगी बेटा यहाँ पे, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी यहाँ पे। और बेसिक सिंपल बता देता हूँ, जिसने लेक्चर्स देखे होंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में बेटा नेगेटिव लिंक होता है और सब्स्टिट्यूट गुड्स में कौन सा लिंक होता है, यानी एक के प्राइस बढ़ते हैं तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है, तो वो पॉजिटिव लिंक हो गया। एक के प्राइस घटते हैं लेकिन दूसरे की डिमांड बढ़ती है, तो वो कौन सा लिंक हो गया, नेगेटिव लिंक हो गया। तो ये लिंक्स याद रखो आप, सबसे मेन तो ये है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है ऊपर वाला, ये बेसिकली ये क्या है, व्हाट आर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। जो ऊपर पड़े हैं ना वही है, यानी अब ये नहीं पूछ रहा है कि इंक्रीज और डिक्रीज क्यों होता है, वो बता रहा है कि भैया चेंज क्यों होती है, अदर फैक्टर्स क्या है। तो सर पहला क्या है, इनकम ऑफ द कस्टमर, दूसरा सर साइज ऑफ द पॉपुलेशन, हैबिट, टेस्ट एंड फैशन, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ये क्या है सर, हमारे सारे के सारे अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड क्या होती है सर, हमारी चेंज हो जाती है। क्लियर है?